गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल अपन ने रिटर्न फाइलिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। अपन ने पहला सेक्शन डिस्कस कर लिया था 139(1), दैट इज़ कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इसमें अपन ने दो चीज़ें देखी थी, कौन कौन से असेसीज है जिनको रिटर्न फाइलिंग इज़ कंपलसरी और कौन से दिन पे आपको रिटर्न फाइल करना है। अब कंपलसरी में 8 लोगों थे यहाँ पे, 8 लोग। पहला था कंपनी एंड फर्म जिनको रिटर्न फाइलिंग इज़ कंपलसरी। सेकंड था पर्सन इज अदर देन कंपनी एंड अ फर्म उस ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर 54 to 54GB इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। लास्ट थर्ड पर्सन था R&OR। सो पर्सन अगर R&OR है फिर या तो वो बेनिफिशियल ओनर है ऑफ असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर वो बेनिफिशियरी है ऑफ असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है ऑफ एनी अकाउंट विच इज़ आउटसाइड इंडिया। तो ये तीनों केसेस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब अगर इनकम ऑफ बेनिफिशियरी इज़ इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ बेनिफिशियल ओनर तो फिर बेनिफिशियरी जो है इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। तो बेनिफिशियरी को एग्जम्पशन मिलता है रिटर्न फाइलिंग के अंदर। अब अगर आप करंट अकाउंट में डिपॉजिट करोगे मोर देन 1 करोड़ या सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करोगे मोर देन और इक्वल टू 50 लाख, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस होगा मोर देन 2 लाख, फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक्सपेंस होगा मोर देन 1, बिजनेस कर रहे हो और टर्नओवर इज मोर देन, एंड प्रोफेशन में एंगेज हो, ग्रॉस रिसीट्स आर मोर देन 10 लाख, या फिर आपका TDS TCS मिला के 25,000 या उससे ज़्यादा है, एंड रेसिडेंट सीनियर सिटीज़न के केस में 50,000। इधर मैंने आपको रेसिडेंट लिखने बोला था, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 3 ड्यू डेट्स थी। एक चैप्टर है ट्रांसफ़र प्राइसिंग करके। ट्रांसफ़र प्राइसिंग चैप्टर में अगर आप लोगों को कवर हो जाते हो तो वो कब होता है पता है, जब आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तब। तो उधर आपको ऑडिट करवाना पड़ता है, तो वहाँ पे आपकी ड्यू डेट हो जाएगी नवंबर। फिर अगर एक फर्म को ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑडिट करवाना पड़ा तो फर्म के लिए ड्यू डेट इज़ नवंबर, तो उसके पार्टनर्स के लिए भी ड्यू डेट हो जाएगी नवंबर। फिर कंपनी के लिए इट इज़ अक्टूबर, अगर पर्सन अदर देन कंपनी है और ऑडिट एप्लीकेबल है तो भी अक्टूबर, और अगर एक फर्म है जिसको ऑडिट अप्लाई हो रहा है तो फर्म का ड्यू डेट अक्टूबर और उसके सारे पार्टनर्स का भी ड्यू डेट अक्टूबर। एंड जुलाई जो ड्यू डेट है वो बाकी सब असेसीज के लिए, अदर असेसीज। अब मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने एडवांस टैक्स चैप्टर में से। अब इसमें एक तो पहली चीज़, जब आप सैलरी इनकम कैलकुलेट करोगे तो इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ेगा 50,000। क्यों 50,000 दे रहे हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन? क्योंकि ऑप्शनल स्कीम में रेंट में से 30% माइनस हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। 25,000, 8,000 और 14 हो जाएगा 20,000। क्यों 20 हो जाएगा? TDS कटा है 30% इसीलिए, तो ये सब ऐड हो जाएगा अदर सोर्सेस में। और एक 80 TTA का आपको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट है तो वो 8,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब आपने नेट टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली, तो नेट टोटल इनकम आपकी आएगी 8,27,000 बराबर। अब याद रखना 8,000 यहाँ पे TTA आएगा, हाँ TTA याद रखना, भूलना नहीं, ये TTA आप लोग भूल जाते हो। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्रीकल्चर इनकम भी है क्वेश्चन में जो 5,000 से ज़्यादा है। आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है और आप एक इंडिविजुअल हो, इसका मतलब कहने से यहाँ पे आ जाएगा स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। अब जब स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होता है
तो आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों का टोटल करते हो। सिर्फ इधर अमाउंट 8,27,000 आएगा, इधर 8,27,000 आएगा और इधर 11,27,000 हो जाएगा। सो ये 8,27,000 एंड 11,27,000 हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें बराबर है। इसमें से विनिंग्स के ऊपर स्पेशल रेट लगता है ना, तो इसीलिए विनिंग्स को अलग कर दिया स्टेप 1 में, और बाकी सब पे लगा दिया है स्लैब रेट। स्टेप 2 में आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों का टोटल करके उस पर बेसिक टैक्स निकालते हो। और स्टेप 3 में बेसिक टैक्स एट स्टेप 1 माइनस बेसिक टैक्स एट स्टेप 2, तो जो डिफरेंस आएगा उतना आपका बेसिक टैक्स भरने को आएगा। फिर HEC ऐड करना पड़ेगा लास्ट में, और TDS माइनस करना पड़ेगा दो चीज़ों पे, एक सैलरी पे और एक विनिंग्स पे। तो ये माइनस करोगे तो इतना अमाउंट आया। ये अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, इसीलिए आपको टैक्स एडवांस में पे करना पड़ेगा। ये सम है ना, CS के बुक में दिया गया ये वाला सम, मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है बस। तो ये CS का मॉड्यूल देखोगे तो उसमें ऐसा सम है। आया, तुम्हें समझ में आया? कुछ सम में डाउट हो तो पूछो आप मुझे। स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन याद आया आपको? वो एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम की जगह ले लेता है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को शिफ्ट करता है इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट। क्लियर? चलो अब 139(3) जो सेक्शन है ये अभी अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है आप लोगों को? आया ना ये क्वेश्चन समझ में? क्लियर? ओके, अब सुनो। अब आ रहा है कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 3। क्या है 139(3)? रिटर्न ऑफ लॉस। बोलो क्या है? रिटर्न ऑफ लॉस। देखो, हमने अभी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर पढ़ा था, पता है आपको? तो जब भी अपने को कोई भी लॉस आता है, लॉस, अपन क्या करते हैं? पहले वो लॉस को सेट ऑफ करते हैं, मतलब अपन इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट करते हैं, एंड आफ्टर इंट्रा एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट हम वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब ये जो सेक्शन है ना 139(3) प्लस सेक्शन नंबर 80, ये दो सेक्शन को जब आप कंबाइंड रीड करते हो साथ में, तो इट इज 139(3) रेड विथ 80 और 80 रेड विथ 139(3). जब दो सेक्शन को आप साथ में पढ़ते हो तो ये दोनों सेक्शन क्या बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी लॉस आएगा एंड वो लॉस अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? लॉस अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, अगर आपको लॉस आया और वो लॉस अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, आपको आपका इनकम टैक्स का जो रिटर्न है ना, रिटर्न, वो टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम पे फाइल। टाइम पे फाइल मतलब क्या? तो जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट पे फाइल करना पड़ेगा। सो अगर आप लोग लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, सेट ऑफ तो आप कर सकते हो, सेट ऑफ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अगर लॉस को आपको क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर अगर लॉस आ रहा है, कौन से हेड में? और दूसरा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है। अब अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने आपको सिखाया था कि आप P&L बनाओ, 3 खर्चे सबसे लास्ट में माइनस करो। पहला डेप्रीसिएशन, दूसरा
कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। ये 3 खर्चे आप सबसे लास्ट में माइनस करो। अगर ये 3 खर्चों के वजह से क्या आ रहा है आपको, तो वो लॉस जो होगा, ये 3 खर्चों के वजह से जो लॉस होगा उसको हम बोलेंगे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ रहा है एंड अगर आपको अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो वो तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर भले ही आपने रिटर्न टाइम पे फाइल ना किया हो। आपने रिटर्न टाइम पे फाइल 39(3) के प्रोविजंस देखने की ज़रूरत नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी 1 में समझो लॉस है 2 लाख का एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपकी इनकम है 1.8 लाख की। आपका जो ड्यू डेट है ना, ड्यू डेट ऑफ ROI मतलब रिटर्न ऑफ इनकम, वो है 31 जुलाई 25 और आपका जो प्रीवियस ईयर है वो है 24-25। अब आपने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न इज फाइल्ड ऑन केस 1 22 जुलाई 25, केस 2 31 जुलाई 25 एंड केस 3 10 अगस्त 25। मतलब एक ड्यू डेट के पहले रिटर्न भरा है, एक ड्यू डेट पे रिटर्न भरा है और एक ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरा है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 1.8 लाख बिजनेस के सामने सेट ऑफ कर पाओगे? तो आंसर इज यस, यस एंड यस। क्या आप ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे? तो अगेन आंसर इज यस, यस एंड यस। क्यों? क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस पे जो मैं सेक्शन सिखा रहा हूँ वो एप्लीकेबल। बट अब तुम एग्जाम्पल नंबर 2 देखो मेरा, कि समझो एक पर्सन है मिस्टर ए, प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25 और उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम आ रही है 1.8 लाख की। कितने की इनकम है? 1.8, और उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन में 2 लाख का लॉस है। अब उसका जो ड्यू डेट है ऑफ ROI, रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो है वो है 31 जुलाई 2025 एंड रिटर्न इज फाइल्ड ऑन केस 1 22 जुलाई 25, केस 2 31 जुलाई 25 एंड केस 3 10 अगस्त 25। अब क्या ये लॉस को हम सेट ऑफ कर पाएंगे? सेट ऑफ बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी के सामने हो सकता है सेट ऑफ? क्यों नहीं हो सकता भाई? सेट ऑफ तो हो सकता है, कभी भी आप रिटर्न फाइल करो। अगर आपको ये लॉस क्या करना है, तो फिर फर्स्ट केस में हो पाएगा, सेकंड केस में हो पाएगा, थर्ड केस में नहीं हो पाएगा। प्रोविजन क्या है? अगर तुम्हें लॉस क्या करना है, पहले तो कैरी फॉरवर्ड, तो आपको आपका रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। टाइम पे मतलब ड्यू डेट जो 139(1) में दी गई है। अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया तो हम आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। सेट ऑफ तो आप कभी भी कर सकते हो, सेट ऑफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रेस्ट्रिक्शन कहां पे है? कैरी फॉरवर्ड में। अगर आपको लॉस को क्या करना है, तो आपको आपका रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। बैठा दिमाग में आपके? तो आपको आपका रिटर्न टाइम पे फाइल करना है। अच्छा, ये सेक्शन 2 लॉस पे अप्लाई नहीं होता। कौन कौन से? एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन, हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब क्या? हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन यू कैन कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल समझो अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर चल रहा है 24-25। समझो आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में फर्स्ट बिजनेस के अंदर 4 लाख का लॉस आया।
लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन 2 में आपको 1 लाख रुपए की इनकम थी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको 2.2 लाख की इनकम थी। आपका जो ड्यू डेट था ऑफ ROI वो था 31 जुलाई 24 एंड आपका जो एक्चुअल डेट था ऑफ ROI वो था 25 जुलाई 24। मतलब आपने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया था, बराबर। अब अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया था तो बिजनेस एंड प्रोफेशन 1 में क्या है, 4 लाख का, तो ये किधर सेट ऑफ हुआ रहेगा, पहले बिजनेस एंड प्रोफेशन 2 के सामने। अभी भी 3 लाख का इन लॉस बच गया। अब क्या करोगे, यही लॉस आप हाउस प्रॉपर्टी के सामने सेट ऑफ करोगे 2.2 लाख के सामने। कितना बच गया, 80,000 का लॉस अभी भी बच गया। क्या इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे? यस। कितने ईयर्स के लिए? 8 ईयर्स। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, दैट इज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अब समझो कि इधर आपको हाउस प्रॉपर्टी 1 में लॉस आया 1.8 लाख का। बिजनेस एंड प्रोफेशन 1 में इनकम आई 4 लाख रुपए की, और बिजनेस एंड प्रोफेशन 2 में लॉस आया 2 लाख रुपीस का। और आपके पास एक लॉस तो पहले से है 80,000 का, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कितना, 80,000। ये कौन से हेड का लॉस है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का 80,000 लॉस नेक्स्ट ईयर किसके सामने सेट हो, ओनली बिजनेस, ओनली बिजनेस, ठीक है। बट अब एक प्रॉब्लम क्या हुई, आपका यहाँ पे जो ड्यू डेट था ना, ड्यू डेट ROI फाइल करने का, वो था 31 जुलाई 25, और आपका जो एक्चुअल डेट था ऑफ ROI वो हो गया 10 अगस्त 25। मतलब आपने रिटर्न लेट फाइल किया। चलो देखते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन 1 की इनकम है 4 लाख। पहले क्या सेट ऑफ करोगे इसके सामने, बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस करंट ईयर का कितना, 2 लाख। अभी भी 2 लाख बच गया। अब क्या सेट ऑफ करोगे, हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट ईयर का नहीं करोगे तुम लोग। हाउस प्रॉपर्टी लॉस 1 पॉइंट कितनी बच गई इनकम, ये कौन से हेड की इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड हम लेके आ जाए, कितना है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, 80,000 का लॉस है। अब लॉस बच गया कितने का, अब ये लॉस को क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिटर्न लेट फाइल किया। ऐसा सोचना नहीं है, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। आपको जिस साल में लॉस आया है ना, उस साल का ही रिटर्न बस टाइम पे फाइल करना है। क्या ये लॉस करंट ईयर का लॉस है, कौन से ईयर का लॉस है, ये लास्ट ईयर का लॉस है। तो लास्ट ईयर क्या रिटर्न टाइम पे फाइल किया था, अब ये लॉस आप 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ये लॉस आप 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बैठा दिमाग में आपके। सो ये कौन सा सेक्शन है, 139(3) रेड विथ सेक्शन नंबर 80। क्लियर। सो ये प्रोविजन है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन पे ये प्रोविजन अप्लाई। और अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि रिटर्न इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(3), इसका मतलब रिटर्न अपन ने टाइम पे ही भर दिया है, लेट नहीं भरा है। क्लियर। अब इसके बाद एक सेक्शन आता है 139(4) करके। क्या दिया है 139(4) में, बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड का मतलब क्या, अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो क्या होगा।
तो अब है ना, ये लोग ने एक प्रोविज़न क्या बनाया है कि आपने अगर रिटर्न लेट फाइल किया, अगर आपने रिटर्न बिलेटेड है आपका, तो हम बिलेटेड रिटर्न भी चला लेंगे, बट वापस से बिलेटेड रिटर्न का भी हम एक टाइम रखेंगे कि कब तक आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब इसमें है ना, टाइम में 2 टाइम लिमिट्स दी है। एक्चुअली में प्रैक्टिकली एक ही टाइम लिमिट रेलेवेंट है, बट मैं आपको जो प्रोविज़न है वो सिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको समझा भी दूंगा क्यों ऐसा। कब तक आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, व्हाट इज टाइम लिमिट टू फाइल बिलेटेड रिटर्न। तो नंबर 1, फर्स्ट टाइम लिमिट 3 months प्रायर टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। मतलब क्या, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है बोलो, आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब ये हो जाएगा 31 December 25। आ रहा है समझ में। असेसमेंट ईयर जब एंड होने वाला है उसके 3 महीने पहले, तो इट इज 31 December 25। और सेकेंड डेट बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। बोलो, बिफोर कंप्लीशन ऑफ, ईयर नहीं चिपकाना पीछे। आप लोग क्या करते हो, इधर लिख के आते हो बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर। ईयर नहीं है, इट इज बिफोर कंप्लीशन ऑफ, ये दोनों डेट में से विच एवर इज। तो अब क्वेश्चन आता है, सर असेसमेंट मीन्स व्हाट। तो असेसमेंट का मतलब है असेसमेंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता है, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, वो मैंने आपको समझाया था, वो असेसमेंट। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट कब बोलेंगे, तो कोई भी असेसमेंट स्टार्ट कैसे होती है, स्टार्ट नोटिस से होती है, और ख़त्म कैसे होती है, ऑर्डर। तो कंप्लीशन मतलब ऑर्डर पास हुआ। पर आपने अगर रिटर्न नहीं फाइल किया तो भी क्या आपका असेसमेंट हो सकता है? यस। कौन सा? बेस्ट जजमेंट। पता है, आप अगर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करते हो तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। तो इधर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात हो रही है। तो अगर दिसंबर से पहले ही आपका क्या हो गया, असेसमेंट हो गया, तो फिर कहना ही से फिर आपके रिटर्न की क्या ज़रूरत है उनको। वो लोग ने तो आपका असेसमेंट कर लिया है, तो अब आपके रिटर्न की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अरे सुन रहे तुम लोग? तो कितनी डेट्स हैं? दोनों में से क्या सिलेक्ट करनी है? अब मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली बता दूं तो प्रैक्टिकली हमेशा अर्लियर फर्स्ट डेट ही आएगा, 31 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर से पहले वो लोग कभी असेसमेंट ख़त्म नहीं करते। मैं आपको बोलूँ ख़त्म छोड़ो, स्टार्ट भी नहीं करते वो लोग। स्टार्ट ही वो लोग कब करते पता है? स्टार्ट वो लोग करते जैसे ही तुम्हारा असेसमेंट ईयर ख़त्म होगा ना, उसके बाद, मतलब 31 मार्च 26 के बाद वो लोग आपको पहले नोटिस भेजते हैं। तब तक तो वो लोग नोटिस भी नहीं भेजते आपको। तो प्रैक्टिकली तो हम लोग सिर्फ ड्यू डेट, हमें कोई पूछता है बिलेटेड रिटर्न का, हम डायरेक्टली एक ही डेट बताते हैं, दिसंबर। बट प्रोविजन में आज भी इन्होंने 2 डेट रखी है। क्या? दिसंबर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ ऐसा क्यों। पहले फर्स्ट जो ड्यू डेट थी ना, फर्स्ट वाली ड्यू डेट, वो दिसंबर नहीं थी, वो थी 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर खत्म होता था 26 में और आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे 27 तक। तो 31 मार्च 27, उसके पहले आपके असेसमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो टाइम से ये प्रोविज़न रखा है। फिर ये लोग ने क्या किया, फिर ये लोग ने बोला कि अब तुम रिटर्न है ना, रिटर्न बिलेटेड एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक करो। पहले 27 तक कर सकते थे, फिर बोले नहीं अब 26 तक ही करो। अब उसको भी जल्दी कर दिया, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। अभी तो मैं आपको बोलूँ प्रैक्टिकली सेकेंड टाइम लिमिट तो हटा भी देना, अगर ये बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट वो हटा भी देना तो भी चलेगा। मैंने वो बोला, वो समझा आपको? अब आपने रिटर्न लेट फाइल किया
तो कहने से कुछ ना कुछ आपको पनिशमेंट मिलेगा, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। अब ये डिसएडवांटेजेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। डिसएडवांटेज नंबर 1, पहला तो तुम्हें पता है, अब भी पढ़ा है, थोड़े बहुत लॉसेस कहने से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। अरे अभी पढ़ा ना, थोड़े बहुत लॉसेस क्या नहीं कर पाओगे। चलो डिसएडवांटेज नंबर 2 भी आपको पता है, 80 JJAA, QQB, RRB और 10 AA, ये 4 सेक्शन में पता है रिटर्न टाइम पे भरोगे तो ही डिडक्शन मिलता है, नहीं मिलेगा वो डिडक्शन। आया, याद आया। थर्ड डिसएडवांटेज आपको हम लगाएंगे फीस अंडर सेक्शन 234F। कौन से सेक्शन में क्या लगेगा? फीस लगेगा। फीस डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम है लेस देन और इक्वल टू 5 लाख तो 1000 रुपया फी है। 5 लाख से ज़्यादा है 5000 रुपया फी है। 1000 कब? 5 लाख तक इनकम है तो 5 से ऊपर है तो 5000 फी है। और चौथा आपको लगेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। बोलो क्या लगेगा? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A में आपको इंटरेस्ट लगेगा। 4 डिसएडवांटेजेस आपको याद रखने ऑफ फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न। ये पहला टाइम लिमिट दिया है, यहाँ पे लिखा है बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, तो असेसमेंट रेफर्ड अबाउ मीन्स अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। असेसमेंट कंप्लीट हुआ ये अब कम बोलेंगे जब ऑर्डर पास होगा तब। एंड डिसएडवांटेजेस, सर्टन लॉसेस आर नॉट अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड। फी भरना पड़ेगा अंडर 234F, जो होगा 5 लाख या उससे कम NTI है तो 1000 रुपया, उससे ज़्यादा हुआ तो 5000। डिडक्शन अंडर 10 AA, 80 JJAA, QQB एंड RRB इज नॉट अलाउड, एंड आपको इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234A। 234A में इंटरेस्ट लगेगा। ये सेक्शन अपना बाकी है, अभी तक ये नहीं करवाया है मैंने, बाकी सब करवा दिया है। आया समझ में? तो आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग? डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न, तो ये डिसएडवांटेजेस लिखने पड़ेंगे। दूसरा आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है? टाइम लिमिट पे क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम लिमिट क्या है, उस पर MCQ भी आ सकता है। तो टाइम लिमिट देखो, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये मैंने आपको वो जो बेस्ट जजमेंट पढ़ाया था ना, वो बस यही पॉइंट के लिए रेलेवेंट था। बट वो पॉइंट ही अभी हटा देना, ये लाइन भी हटा देना तो भी चलेगा, क्योंकि आपका पहला ही ड्यू डेट हमेशा अर्लियर आता है, 31 दिसंबर। अरे समझा? तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिलेटेड रिटर्न। अब एक कॉन्सेप्ट आता है क्या? रिवाइज्ड रिटर्न। बोलो क्या कॉन्सेप्ट आता है? अब रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या है? तो समझो आपने रिटर्न फाइल किया, बट इफ सपोज इन दैट रिटर्न देर इज सम ओमिशन और देर इज सम रॉन्ग स्टेटमेंट, तो अब वही रिटर्न को क्या करने का टाइम आ चुका है? रिवाइज। आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, रिवाइज करने का टाइम लिमिट क्या है? तो सेम जो बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट है, मतलब 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। बोलो समझा? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने रिटर्न 139(1) में भरा है, क्या इसको तुम रिवाइज कर पाओगे? तो आंसर इज यस। इधर देखो लिखा है रिटर्न इज फाइल्ड अंडर 139(1) एंड 139(4). 139(1) नॉर्मल रिटर्न, 139(4) बिलेटेड रिटर्न। तो क्या तुम 139(4) का रिटर्न भी रिवाइज कर पाओगे? यस। बट अब ध्यान से सुनना सब लोग, क्या आप 139(3) का रिटर्न रिवाइज कर पाओगे? 139(3) जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, क्या रिटर्न ऑफ लॉस, क्या इसको रिवाइज कर पाओगे? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि रिटर्न फाइल्ड अंडर 139(3) इसके नहीं से रिटर्न फाइल्ड ऑन टाइम ओनली, इसका मतलब इट इज 139(1) का रिटर्न।
नहीं समझा? अच्छा, क्या तुम लोग 139(5) का रिटर्न रिवाइज कर पाओगे? मतलब क्या कि एक बार रिवाइज किया रिटर्न, उसके बाद वापस रिवाइज करना है, तो पॉसिबल है? यस, इवन रिवाइज रिटर्न कैन बी। तो तुमने एक पहले रिटर्न फाइल किया, गलती थी, रिवाइज किया, गलती थी, वापस रिवाइज किया, कर सकते हो? यस। सर हम कितनी बार रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तुम्हें जितनी बार करना है कर सकते हो। दिन में 4 बार रिटर्न को रिवाइज करो तो भी चलेगा, बट यस ड्यू डेट के पहले कर देना, बस जो टाइम लिमिट है उसके पहले रिवाइज कर देना। समझा? आपके बुक में एक क्वेश्चन है, क्या कौन कौन से रिटर्न्स रिवाइज हो सकते हैं? सारे रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं, सारे के सारे रिटर्न क्या हो सकते हैं? रिवाइज। प्रैक्टिकली लोग क्या करते हैं पता है? अभी समझो जुलाई आ गया और पता है अपने पास टाइम नहीं है, तो ऐसे ही रिटर्न फाइल कर देते हैं, कुछ भी रिटर्न बता के, कुछ भी इनकम बता के फाइल कर देते हैं और फिर उसको आगे जाके 4-5 दिन बाद रिवाइज करते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ? वो डिसएडवांटेजेस सारे हट गए बिलेटेड रिटर्न वाले। नहीं समझा? वो फी वी सब बच गया आप लोगों का। सो लोग ऐसा करते हैं प्रैक्टिकली। आया समझ में? सो ये कौन सा सेक्शन था? 139(5). क्या है इसमें? रिवाइज रिटर्न। 139(1) पहला सेक्शन याद करो, कंपल्सरी फाइलिंग। 139(3) रिटर्न ऑफ लॉस। 139(4) बिलेटेड रिटर्न। 139(5) अब आ रहा है 139(8)(a) करके। 139(8)(a) पे काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों को, ध्यान से समझना। प्रोविजन क्या है? सेक्शन नंबर क्या है? 139(8)(a). इसको हम बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। बोलो क्या बोलते हैं? वापस से एक बार बोलो। इसको हम ITR करके भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ITR। ITR का फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न, यू से अपडेटेड। अब एक एग्जांपल लो, समझो कि मैंने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है, वरुण जो है उसने भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है, हम दोनों की सेम इनकम हमने बताई है। अब वरुण को पता है कि उसने रिटर्न के अंदर चोरी की है, उसने समझो 20 लाख रुपए के खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, मैंने भी 20 लाख के खर्चे ज़्यादा दिखा दिए। हम दोनों ने रिटर्न फाइल कर दिया, उसको भी पता है 20 लाख ज़्यादा है, मुझे भी पता है 20 लाख ज़्यादा है। अब हम दोनों समझो एग्जाम्पल फ्रेंड्स हैं। अब हुआ ये कि वरुण जो है ना, वरुण, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया नोटिस कि भाई हम तेरा असेसमेंट करना चाहते हैं। अब उसको नोटिस आया कि नहीं से अब वो सारे एविडेंसेस सबमिट करेगा, कहने से वो तो पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके पास 20 लाख के खर्चों का एविडेंस ही नहीं है, तो वो पकड़ा जाएगा अभी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसको नोटिस आया ना, तो वो नोटिस उसने मुझको बताया कि सागर ऐसा नोटिस आया है। अब मुझे भी पता है कि मैंने सेम चोरी की है, और अब मुझे क्या लग रहा है, डर कि अब मैंने तो सेम चोरी किया है यार, मेरे को भी तो नोटिस आ सकता है। अब मेरी आंखें खुल गई और मेरे को लगा कि नहीं भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाके सब कुछ सच बोल देना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं अपना रिटर्न रिवाइज करने जाऊं 31 दिसंबर चला गया था और मैं दिसंबर तक ही रिवाइज कर सकता हूं। तो अब इसको समझो, नोटिस आया था फेब मंथ में, फेब 26 में नोटिस आया, इसने मुझे फेब में बताया। अब मेरे को लग रहा है डर के कल उठ के मुझे भी नोटिस आएगा, मेरे को इनकम टैक्स को बोल देना है क्या मेरे को रिटर्न रिवाइज करना है, बट उसका टाइम चला गया है। अब क्या करूं? तो अब वो लोग एक कॉन्सेप्ट लेके आए, क्या, अपडेटेड रिटर्न। कि अगर तुम्हारी आंखें खुल रही है दिसंबर के बाद और तुम्हें लग रहा है डर, सो तुम क्या कर सकते हो, अपना रिटर्न अपडेट कर सकते हो। बट अपडेटेड रिटर्न इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ असेसी, इट इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपार्टमेंट।
मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है तुमने इनकम कम दिखाई थी, ज़्यादा करना चाहते हो इनकम, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करो। तुम अगर अपना लॉस बढ़ाना चाहते हो ना, लॉस, तो अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। तुम अगर तुम्हारा रिफंड बढ़ाना चाहते हो, तुमने पहले डिपार्टमेंट से रिफंड मांगा 2 लाख, अब बोल रहे हो नहीं 4 लाख रिफंड है, तो अपडेट नहीं कर पाओगे। तुम अपना लॉस अगर और बढ़ाना चाहते हो तो नहीं। अगर तुम अपना लॉस कम करना चाहते हो, अगर तुम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, अगर तुम अपना रिफंड कम करना चाहते हो, देन ओनली यू फाइल अपडेटेड रिटर्न। आ रहा है समझ में? सर इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कल उठ के आपको जो पेनल्टी लग सकती थी, कल उठ के अगर समझो डिपार्टमेंट आपको पकड़ता तो क्या नहीं से फिर आपको पेनल्टी भी लगाता क्योंकि आपने चोरी की है और आपको जेल में भी डाल सकते थे। तो पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि आपने सामने से सब चीज़ें बता दी है। तो अब थोड़ा सा ना सब टाइम लिमिट्स बराबर से देखना। देखो आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल 24 से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है। अब यहां से आपका प्रीवियस ईयर क्या हुआ है? स्टार्ट। तो वो एंड होने वाला है ऑन 31 मार्च 25। अब आपके पास यहां से लेके 31 जुलाई 25 या 31 अक्टूबर 25 या फिर 30 नवंबर 25, ये आपकी टाइम लिमिट है 139(1) की। ये आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ ROI, बराबर। यहां तक तो आपके पास नॉर्मल टाइम लिमिट था रिटर्न फाइल करने का। अब यहां से लेके आपके पास 31 दिसंबर 25 तक आपके पास टाइम था कि यू कैन फाइल आइदर बिलेटेड रिटर्न और इफ रिटर्न इज ऑलरेडी फाइल्ड देन यू कैन रिवाइज सच रिटर्न। तो ये बिलेटेड या फिर रिवाइज रिटर्न का टाइम था। आ रहा है ना समझ में? अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप अगर रिटर्न को क्या करना चाहते हो, अपडेट, तो वो कर कब पाओगे? ऑब्वियसली दिसंबर के बाद ही। अरे दिसंबर तक तो तुम ऐसे ही नॉर्मल रिवाइज कर दो ना रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न में क्यों जाना है आप लोगों को? तो अब आप अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? आप अपडेटेड रिटर्न जैसे ही आपका असेसमेंट ईयर खत्म हुआ, बोलो कौन सा ईयर? असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा? 26। असेसमेंट ईयर के बाद हम आपको टाइम देंगे 2 साल का, 31 मार्च 28। बोलो कितना टाइम देंगे? 31 मार्च 28। ये डेट तक आप अपना रिटर्न क्या करवा सकते हो? ये टाइम लिमिट दी गई है 139(8)A में, आप अपडेट कर सकते हो 31 मार्च 28 तक। आपकी एग्जाम्स कब है? जनवरी में है। मई में जो लोग बच्चे देंगे मई 26 में, ये डेट उन्होंने चेंज कर दी है, अमेंडमेंट हो गया ये डेट में। अब तुम अपडेट कर सकते हो अप टू 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, 30 तक कर पाओगे। बट ठीक है, तुम्हारे एग्जाम्स के लिए डेट इज 24 मंथ्स फ्रॉम द, अच्छा 31 दिसंबर 25 इज नॉट द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। ये तो अपना बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट है। इसके बाद और 3 महीना, 3 महीने के बाद तुम्हारा असेसमेंट ईयर एंड होगा, उधर से 2 साल, इसीलिए 31 मार्च 28। अब सुनो, अब अभी तक प्रोविजन खत्म नहीं हुआ। अब क्या है? अगर तुमने 1 साल में रिटर्न अपडेट कर दिया फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर,
मतलब कब तक? 31 मार्च 27 तक। मतलब टोटल तुम्हें समझ में आ रहा है? टोटल 15 महीने में रिटर्न फाइल किया, ये 15 महीने, तो थोड़ा सा प्रोविजन अलग है। और अगर तुमने सेकेंड ईयर में रिटर्न फाइल किया है, सेकेंड ईयर में इधर अपडेट किया है, तो प्रोविजन अलग है। इधर तुम्हें समझा कितने मंथ्स मिले आपको? इधर 15 मंथ्स मिले। कैसे 15 मंथ्स? दिसंबर से एंड हो गया, दिसंबर के बाद 3 महीना, फिर असेसमेंट ईयर एंड होगा और फिर 12 महीना, और इधर और 12 महीना, ये वाला। अगर तुमने पहले 15 महीने में रिटर्न फाइल कर दिया ना, 15 महीने में, ये वाले 15 महीने के फेज में, देखो डिसएडवांटेज जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के थे वो तो रहेंगे ही, बट कहने से थोड़े से डिसएडवांटेज और बढ़ जाएंगे। क्यों? अरे डिसएडवांटेज सेम रखी तो फिर सब लोग रेट ही रिटर्न फाइल करेंगे। तो अब क्या डिसएडवांटेज और बढ़ा? तो इन्होंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है 140B करके। बोलो मेरे साथ, कौन सा सेक्शन है? और 140B क्या बोल रहा है कि आपको जो भी इधर टैक्स भरना पड़ेगा प्लस आपको जो भी इधर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। बोलो क्या क्या भरना पड़ेगा? टैक्स और इंटरेस्ट का मिला के, टैक्स और इंटरेस्ट भी मिला के आपको और एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा 25%। तो टैक्स दो, इंटरेस्ट दो, प्लस एडिशनल टैक्स दो, एडिशनल टैक्स। और अगर तुमने ये 12 महीने में किया तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट मिला के उसका तुम्हें 50% देना पड़ेगा। 50 कितना देना पड़ेगा? 50% देना पड़ेगा। बैठ रहा है दिमाग में आपके? तो पहला पॉइंट अपने को जो याद रखना है ना, पहला पॉइंट वो है टाइम लिमिट। दूसरा पॉइंट अपने को जो यहाँ पे याद रखना है वो है ये पेनल्टी या एडिशनल टैक्स जिसको हम बोलते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है ऑन टाइम लिमिट। क्या है? 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। और दूसरा पॉइंट ये एडिशनल टैक्स। और अब तीसरा और लास्ट पॉइंट जो याद रखना है, तीसरा पॉइंट है ना, उस पर आपको थियरी क्वेश्चन आ सकता है कि कब कब आप अपने रिटर्न को अपडेट नहीं कर सकते। कब कब आपने अपने रिटर्न को अपडेट, सुनो अभी पहला पॉइंट, अगर आप लॉस दिखाना चाहते हो तो आप अपने रिटर्न को कभी अपडेट नहीं कर पाओगे। सेकंड, आप अपना रिफंड बढ़ाना चाहते हो, आप अपडेट नहीं कर सकते। लॉस बढ़ाना चाहते हो, इनकम कम करना चाहते हो, नहीं कर सकते। अच्छा, आपने एक बार रिटर्न अपडेट कर दिया, उसके बाद आपने अपडेटेड रिटर्न में भी चोरी की ही थी बट थोड़ी कम की थी, फिर आपकी आंखें वापस खुली और आप अपडेटेड रिटर्न को भी अपडेट करना चाहते हो, नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न आप सिर्फ एक बार ही फाइल कर सकते हो। अच्छा, अब सुनो, इसको नोटिस आया था वरुण को कि हम तुम्हारा रिटर्न चेक करना चाहते हैं। अब जैसे ही इसको नोटिस आया, मींस इसका असेसमेंट स्टार्ट हो गया, अब ये बोलेगा मेरे को अपडेट करना है रिटर्न, रुक जाओ डिपार्टमेंट, नहीं कर सकते। अच्छा, अब और एक चीज समझो, इसका असेसमेंट खत्म हो गया असेसमेंट, डिपार्टमेंट ने चोरी पकड़ी इसकी, बट थोड़ी चोरी पकड़ी, इसने चोरी ज्यादा की थी और डिपार्टमेंट ने असेसमेंट कर लिया, थोड़ी सी चोरी पकड़ी गई। अब इसको लगा कि मेरा वापस से असेसमेंट हो सकता है, तो मैं रिटर्न को अपडेट कर देता हूं। मतलब असेसमेंट खत्म हो चुका, उसके बाद ये अपडेट करना चाहता है तो भी नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, एक बार असेसमेंट स्टार्ट हो गया ना, फिर आप रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाओगे। आ रहा है समझ में? पहला पॉइंट जो है वो टाइम लिमिट है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को अपन कंबाइन करके पढ़ेंगे कि आप कब कब रिटर्न को अपडेट नहीं कर सकते। तो आप लॉस दिखाना चाहते हो तो नहीं हो सकता, हैज़ द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी। आप अपना टैक्स लायबिलिटी कम करना चाहते हो, या फिर रिजल्ट्स इन रिफंड और इंक्रीजेस द रिफंड, तो भी नहीं चलेगा।
अपडेटेड रिटर्न पहले फाइल कर दिया है तो भी नहीं चलेगा। आपका असेसमेंट, रीअसेसमेंट ये सब स्टार्ट हो चुका है, पेंडिंग है, पेंडिंग मतलब स्टार्ट हो चुका है, एंड हैज़ बीन कंप्लीटेड मतलब ख़त्म हो चुका है, तो भी आप नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ही इज सच पर्सन और बिलोंग्स टू सच क्लास ऑफ पर्सनस एज मे बी नोटिफाइड बाय CBDT। अब इसका है ना एक लिस्ट दिया हुआ है, क्या दिया है बोलो, लिस्ट के कौन कौन से पर्सनस को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का अलाउड नहीं है। देर आर n नंबर ऑफ अदर एक्ट्स, एक्ट का एक लिस्ट दिया है CBDT ने, जिसमें ब्लैक मनी एक्ट आता है, फिर बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट आता है। ऐसे एक्ट में अगर कोई पर्सन कवर हो जाता है तो वो पर्सन भी फिर रिटर्न को अपडेट नहीं कर सकता। अरे समझा? फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट तुम नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं तो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि समझो आपका प्रीवियस ईयर है अभी 24-25, असेसमेंट ईयर है 25-26। अब ये ईयर में आपने दिखाया है लॉस, समझो 6 लाख का लॉस दिखाया और आपने रिटर्न फाइल कर दिया। अब आया अब आया 31 जनवरी 27। इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस ईयर 24-25 का ITR U फाइल कर रहे हो, मतलब आप ये साल के रिटर्न को क्या कर रहे हो, अपडेट करके आपने जो लॉस दिखाया था 6 लाख का, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो इनटू अ इनकम ऑफ 10 लाख रुपीस। अब आपकी इनकम थी 10 लाख की, आपने लॉस दिखा दिया था, तो 10 लाख आप इनकम बताओ और रिटर्न अपना फाइल कर दो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये साल का रिटर्न तुमने क्या किया, अपडेट किया। अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, इसके बाद जो ईयर होगा वो होगा 25-26, हाँ या ना, जिसका रिटर्न आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया होगा। अरे ये डेट के पहले तो फाइल हो चुका रहेगा ना, क्योंकि इसका ड्यू डेट क्या आएगा, 31 जुलाई 26, बराबर। तो उसमें आपने क्या किया होगा, समझो आपकी इनकम दिखाई थी 12 लाख की, नहीं 12 लाख नहीं ले रहा हूँ मैं, आपने इनकम दिखाई थी 15 लाख की, तो आपने ये लॉस 15 लाख के सामने सेट ऑफ किया कर दिया होगा, तो ये साल की आपकी इनकम हो गई होगी 9 लाख रुपया, हाँ या ना। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, जब तुमने ये साल का रिटर्न अपडेट किया तो अब ये वाला लॉस तो तुमने अपनी बुक से हटा दिया ना, तो ये लॉस इधर सेट ऑफ भी नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें इस साल का भी ITR U फाइल करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी साल का लॉस कन्वर्ट करते हो इनटू इनकम, तो उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स के भी रिटर्न आपको क्या करने पड़ेंगे, अपडेट। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, आप अगर लॉस दिखा रहे थे और इनकम दिखाना चाहते हो, क्या आप रिटर्न अपडेट कर पाओगे, आंसर इज यस। और फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आपने लॉस का इनकम किया है तो जो भी सब्सिक्वेंट ईयर में चेंजेस होंगे उसका भी इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। और नीचे आपको 140B दिया हुआ है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के आपको 25% और 50% देना पड़ेगा। क्लियर? ये कौन सा सेक्शन था, 140B एंड 139(8)A। चलो अब पहले तो आप लोग 139(3) लिखा है आप लोगों ने, 139(3) के नीचे पहले ये 3 एग्जाम्पल्स लिखेंगे अपन। आपको कुछ ना कुछ टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि आपने रिटर्न अपडेट किया है, तो वो टैक्स और जितना इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ अपडेटेड रिटर्न, उसके ऊपर एडिशनल और 25% देना पड़ेगा आपको। आ रहा है समझ में? चलो यहाँ पे 139(8)A कंप्लीट हो गया। अब 139(9) क्या है, 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। अब डिफेक्टिव रिटर्न मतलब क्या, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना डिफेक्टिव रिटर्न का, इसका यूज़ अभी प्रैक्टिकली बहुत कम हो चुका है। पहले ना सारे के सारे रिटर्न्स मैन्युअली फाइल होते थे, तो तब आपको रिटर्न्स के साथ आपको बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, एनेक्शर्स, शेड्यूल्स, ये सब अटैच करना पड़ता था।
अभी रिटर्न्स हो चुके हैं पेपरलेस रिटर्न्स, आपको कोई बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट ये सब सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप समझो रिटर्न फाइल करते थे पहले और वो रिटर्न के अंदर समझो आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी भरना, या आपने बैलेंस शीट अटैच नहीं की, पीएनएल अटैच नहीं किया, शेड्यूल्स एनेक्शर्स अटैच नहीं किए, आपने जो टैक्स भरा था उसका जो चालान होता है प्रूफ वो अटैच नहीं किया, ऐसे केसेस में हम रिटर्न्स को डिफेक्टिव रिटर्न कंसिडर करते थे। और अगर आपका रिटर्न डिफेक्टिव है, अगर आपका रिटर्न क्या है, डिफेक्टिव है, तो हम आपको 15 डेज का टाइम देंगे। कितने डेज का? बट क्या आप ये नंबर ऑफ डेज बढ़ा सकते हो? आपको उसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा। आप असेसी हो, आप रिक्वेस्ट करो कि मुझे 15 दिन नहीं, मुझे ज़्यादा दिन दो, वो लोग आपको 15 दिन का टाइम देंगे, आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। उतने टाइम में आप अपना डिफेक्ट क्या करवा लो, रेक्टिफाई करवा लो। अगर आपने अपना डिफेक्ट रेक्टिफाई कर दिया तो फिर आपने जो रिटर्न फाइल किया था वो वैलिड माना जाएगा। एंड अगर आपका डिफेक्ट रेक्टिफाई, तो दे मे ट्रीट योर रिटर्न एज इनवैलिड, मे, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। सो वो लोग आपका रिटर्न इनवैलिड ट्रीट कर सकते हैं। आपके मॉड्यूल में अब ये सेक्शन बस ये 5 ही पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने भी वो 5 ही पॉइंट यहाँ पे रखे हैं। सो ये एक बार सिर्फ रीड कर लेना आप लोग। कौन सा सेक्शन है ये? 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। सो अगर डिफेक्ट हुआ तो डिफेक्ट के केस में वो लोग आपको टाइम देंगे 15 डेज़ का। ये टाइम आप एक्सटेंड करवा सकते हो। अगर आपने 15 दिन में डिफेक्ट रेक्टिफाई कर दिया तो आपका रिटर्न वैलिड माना जाएगा। अगर आपने 15 दिन में डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं किया तो दे मे ट्रीट योर रिटर्न एज इनवैलिड। अच्छा, आपको जो टाइम दिया था 15 दिन का, उसके बाद रेक्टिफाई किया तो वो लोग आपका जो डिले है वो एक्सेप्ट करके कहने से रिटर्न को वैलिड मान सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आ रहा है समझ में? अब आ रहा है सेक्शन नंबर 139A। क्या है 139A? परमानेंट अकाउंट नंबर। अब इसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे 6 पॉइंट आप लोगों को दिख रहे हैं उस पे आ सकता है। क्या है ये 6 पॉइंट्स? किस किस को परमानेंट अकाउंट नंबर लेना कंपलसरी है? किस किस को परमानेंट अकाउंट नंबर लेना कंपलसरी है? वो 139A के अंदर दिया हुआ है। बैठ रहा है दिमाग में आपके? अब पैन जो है ना, ये 10 डिजिट का नंबर होता है। कितने डिजिट का? और पैन क्या है कि आपका आइडेंटिटी है विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कैसे जानता है? थ्रू योर पैन। सो पैन के थ्रू आपको वो जानता है। 10 डिजिट का ये नंबर होता है। अब ये जो नंबर है पैन, ये पैन के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। एक वेबसाइट है टिन NSDL करके, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ 200 रुपीज़ के अंदर आपका पैन बन जाता है। एक फॉर्म आता है 49A करके, वो आपको भरना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको पहले तो एक लिस्ट दिया है ऐसे असेसीज का जिनको पैन कंपलसरी लेना पड़ेगा, और एक टाइम दिया है कि कब तक पैन आपको लेना पड़ेगा। तो देखो, पहला पॉइंट लिखा है एवरी पर्सन इफ हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर कोई भी पर्सन जिसकी टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पैन जो है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा। क्योंकि तुम समझो, तुम्हारी इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब कहने से रिटर्न भी फाइल करना है। रिटर्न फाइल करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? पैन चाहिए,
क्योंकि पैन के बिना आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो आपको पैन ऑब्टेन करना पड़ेगा अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो। और कब तक अप्लाई कर दो पैन के लिए? बाय 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर। 31 मई तक आप क्या कर दो? पैन के लिए एप्लीकेशन कर दो। अब 31 मई इसीलिए क्योंकि मई में तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हें 7 दिन में रफली पैन मिल जाता है। तो 7 दिन में पैन आ गया तो जून में तुम्हारा पैन आ जाएगा। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी हुई तो वो जून में सॉर्ट कर सकते हो क्योंकि जुलाई में रिटर्न फाइल करना रहेगा। फिर उसके बाद कोई भी ऐसा पर्सन जो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन में एंगेज्ड है और उसकी जो ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर है इज गोइंग टू एक्सीड 5 लाख रुपीस, जिसका भी बिजनेस या प्रोफेशन है और उसकी जो ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर है वो 5 लाख से ज़्यादा होने वाली है, तो उसको भी पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बाय 31 मार्च। कब तक अप्लाई करना पड़ेगा? 31 मार्च। फिर अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है बट वो पर्सन इंडिविजुअल नहीं है, कौन है? रेसिडेंट बट वो इंडिविजुअल और कोई भी टाइप का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसकी वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 2.5 लैक्स है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करो आप जिसकी वैल्यू 2,50,000 या उससे ज़्यादा है तो भी आपको पैन क्या करना पड़ेगा? ऑब्टेन करना पड़ेगा बाय 31 मई। उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट में पर्सन आया ना, थर्ड पॉइंट में अब कोई भी पर्सन जो इसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे अगर थर्ड पॉइंट में पर्सन जो है वो कंपनी है तो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर, ट्रस्ट है तो ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता। तो ये जो पर्सन है ना थर्ड पर वाला पर्सन, उसको जो पर्सन रिप्रेजेंट करता है, इधर 4 के बदले 3 अबाव आएगा, सिर्फ इधर 4 के बदले 3 अबाव, उसको भी पैन लेना पड़ेगा बाय 31 मई। कब तक पैन लेना पड़ेगा? बाय 31 मई। अच्छा, नेक्स्ट, जो पर्सन पैसा डिपॉजिट करना चाहता है कैश इन बैंक और इन पोस्ट ऑफिस एंड वो अमाउंट जो है वो 20 लाख या उससे ज़्यादा होने वाला है, या फिर अगर कोई पर्सन कैश विड्रॉ कर रहा है 20 लाख या उससे ज़्यादा तो उसको भी पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 7 डेज, मतलब एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड्स टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ कैश ओवर स्पेसिफाइड लिमिट। जैसे ये लिमिट क्रॉस होने वाली थी उसके 7 दिन पहले। एंड लास्ट, एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू ओपन अ करंट अकाउंट और अ कैश क्रेडिट अकाउंट विथ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक और अ पोस्ट ऑफिस, 7 दिन पहले आपको वापस से ये अकाउंट ओपन करने से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये टोटल आपके सामने 6 ट्रांजैक्शंस है जहाँ पे पैन जो है वो ऑब्टेन करना है कंपलसरी। पहला, जब आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। सेकंड, अगर आप बिजनेस कर रहे हो एंड टर्नओवर इज गोइंग टू एक्सीड 5 लाख रुपीज़। थर्ड, आप इंडिविजुअल नहीं हो पर आप रेसिडेंट हो और कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो 2,50,000 या उससे ज़्यादा का। फोर्थ, जो पर्सन थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, कैश डिपॉजिट मोर देन और इक्वल टू 20 लाख, कैश विड्रॉवल मोर देन और इक्वल टू 20 लाख। एंड लास्ट में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हो तो। बैठा दिमाग में आपके? अब ये 6 केसेस में आपको पैन कंपलसरी अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब आप लोगों को यहाँ पे एक लिस्ट आ रहा है ट्रांजैक्शंस का। ये ऐसे ट्रांजैक्शंस है जहाँ पे आपको पैन कोट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कोट। तो अगर आप ये सारे ट्रांजैक्शंस करोगे तो आपको वहाँ पे अपना पैन जो है वो क्या करना पड़ेगा? कोट करना पड़ेगा, पैन देना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे अगर तुम कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हो अदर देन 2 व्हीलर, तो वहाँ पे आपको पैन कोट करना क्या हो जाएगा? कंपलसरी। या फिर आप कोई बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो अदर देन टाइम डिपॉजिट्स,
तो जैसे पीपीएफ अकाउंट हो गया, एनपीएस अकाउंट हो गया, टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट या फिर सेविंग्स अकाउंट, वो अगर आप ओपन कर रहे हो मतलब अदर देन दिस अकाउंट, तो आपको वापस से पैन कोड करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, वापस से पैन कोड करो। डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो पैन कोड करो। होटल एंड रेस्टोरेंट में बिल का पेमेंट हो रहा है वन टाइम और कैश पेमेंट हो रहा है मोर देन 50,000, वापस से पैन के लिए अप्लाई करो। अब ऐसे टोटल आपको यहाँ पे 18 ट्रांजैक्शंस दिए जहाँ पे आपको पैन क्या करना पड़ेगा, कोड। अब एग्ज़ाम में ना आपको ऐसा 4 या 5 ट्रांजैक्शंस देते हैं और पूछते हैं क्या कहाँ कहाँ पैन कोड करना पड़ेगा। तो अब तुम देखोगे तो यहाँ पे कोई ऐसी लिमिट्स नहीं है, बट यहाँ पे सब जगह देखो लिमिट आ रही है। कैश पेमेंट अगर हो रहा है 50 से ज़्यादा तो ही करना है। यहाँ पे भी कैश पेमेंट 50 से ज़्यादा, बट फिर देखोगे तो अमाउंट एक्सीडिंग 50, अमाउंट एक्सीडिंग 50 बैठ रहा है आपके दिमाग में, तो ही आपको पैन जो है वो कोड करना पड़ेगा। अब ये लिस्ट आप लोगों को रीड करना है बाद में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। अभी आप लोगों की फ़िलहाल कोई इनकम नहीं आ रही है, सो कैन आई से इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर असेसी टू ऑब्टेन पैन। आपके लिए वो कंपलसरी नहीं है कि आप पैन ऑब्टेन करो, क्योंकि आपकी इनकम ही नहीं है, आप कहीं पे भी यहाँ पे कवर्ड नहीं हो। कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी तो आप कभी भी कर सकते हो। तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है पैन ऑब्टेन करना। आपने पैन नहीं लिया, अब समझो आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई। आपको आर्टिकलशिप में स्टाइफंड मिलना स्टार्ट हुआ और वो था समझो साल का 30,000 रुपया। अब 30,000 आपको पहले साल मिला, आपने क्या किया, अभी बैंक में रखा है। दूसरे साल 30,000 मिला, बैंक में रखा है। अब 2 साल ख़त्म हो गए, आर्टिकलशिप ख़त्म हो गई, आपने फाइनल की एग्ज़ाम्स दी, आप फाइनल क्लियर हो गए। अब क्या हुआ कि अब आपने सब दोस्तों को फ़ोन किया, बोला कि मैं सीए बन चुका हूँ और आज पार्टी है, आज अपन ये रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, आपने अपने बैंक में से 60,000 विड्रॉ कर लिया पूरा, गए पार्टी करने के लिए और वहाँ पे आपका बिल आया 60,000 रुपया। अब आप उधर होटल वाले को एक ही दिन में कैश पे कर रहे हो 50,000 बराबर, बट हुआ क्या है पता है, आपके पास पैन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पैन। आपको पैन कहाँ ऑब्टेन करना कंपलसरी है। सो ये देखो ना, यहाँ पे कहीं पे भी आप फॉल नहीं हो रहे हो। सो आपको पैन ऑब्टेन करना कंपलसरी, बट यू आर एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन वेयर कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी। तो अगर पैन आपके पास नहीं है तो आप कैसे कोट कर पाओगे। तो वो लोग बोलते हैं फिर ऐसे केसेस में आपको फॉर्म नंबर 60 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 60 आप लोगों को देना पड़ेगा, जिसमें आप लोग ये लिख के दे दो कि आपके पास पैन नहीं है एंड यू आर एंटरिंग इनटू सच ट्रांजैक्शन। फिर माइनर जो होगा, माइनर, उसके केस में वो पैन अपने पेरेंट्स का कोट कर सकता है। सो ये माइनर जो है वो पेरेंट्स या गार्डियन का कोट कर देगा। आपके पास पैन नहीं है तो फॉर्म नंबर 60। और कहीं पे भी आपके साइड से अगर क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो हम आपको पेनल्टी लगाएंगे। कितनी? 10,000 रुपया फॉर ईच डिफ़ॉल्ट। आया समझ में कि नहीं समझा? सो ये कौन सा सेक्शन था? 139A। अब 139(9) जो है ना, डिफेक्टिव रिटर्न, वो आप पहले लिख लो। ये सेक्शन यहाँ पे लिखो, 139A होमवर्क में रहेगा, 140 भी होमवर्क में। 140 नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने वो डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया। 15-20 मिनट्स ही पढ़ाने वाला हूँ, फिर नीरव सर आज कंटिन्यू करेंगे जल्दी से थोड़ा, ठीक है। मेरे को ये चैप्टर सिर्फ कंप्लीट करना है अभी। ये समझा 139A?
अब आते हैं 139 डबल ए करके जो सेक्शन है ना उस पे 139 डबल ए में क्या दिया है, तो इट इज कोटिंग ऑफ आधार नंबर। अब ये जो सेक्शन है ना, ये मैं आपको दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो आपके और मेरे केस में क्या हुआ है, मेरे केस में ना आधार नंबर नहीं था पहले, मेरा पैन पहले आ चुका था, मेरा आधार बाद में आया है। आपके केस में क्या हुआ था पता है, आपका आधार पहले आया था और आपने पैन बाद में लिया है। अब क्या हुआ था ना, लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था, तो लोगों ने 5-5, 6-6 पेन लेना स्टार्ट कर दिए थे, बोगस, फेक। और क्या करते थे, इनकम को डिवाइड कर देते थे हर एक पेन में। समझो आपकी इनकम है 25 लाख, आपके पास 5 पेन है, तो लोगों ने 5-5 लाख दिखा के टैक्स 0 भर दिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या लगता था, 5 लोग हैं, लोग एक ही है पर 5 पेन है उसके पास। अब ये तो बहुत चोरियां होना चालू हो गई थी। तो अब लोगों ने, गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व कैसे किया, तो गवर्नमेंट लेके आया आधार। आधार में भी चोरी होती है बट बहुत कम, फेक आधार भी बनते हैं, बट आधार में क्या, एक फिंगरप्रिंट आपसे ली जाती है, तो वो सब एविडेंस है कि उधर थोड़ी सी चोरी कम होती है। तो अब गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, क्या कि लोगों ने ना यार 5-5, 6-6 पेन लेके रख दिए, चलो एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, क्या, लिंक योर आधार विथ योर पेन। बहुत सुना होगा आपने। तो अब उन्होंने क्या किया, बोला कि पेन को लिंक कर दो आधार के साथ। पेन अगर तुम्हारे आधार के साथ लिंक हो गया तो अब तुम्हें समझ में आता है, तुम्हारे पास 5 पेन है, लिंक तो एक ही होगा ना, तो बाकी के 4 पेन आपके इनऑपरेटिव, वो लिंक ही नहीं कर पाओगे। अब क्या हुआ आपके केस में और मेरे केस में, आपके केस में ऐसा हुआ कि आपने जब पैन के लिए अप्लाई किया था, मतलब आप जब पैन लेने जा रहे थे, आपने अपना आधार दे दिया था वहाँ पे, तो आपका पैन आधार के साथ ऑलरेडी लिंक होके आ गया है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मेरे केस में तो क्या हुआ, मेरा पैन पहले से था पर मेरे को आधार बाद में आया, तो आधार मेरे को लिंक करना पड़ा था पैन के साथ। लिंक करना पड़ा मतलब कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है लिंक करने का। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप जाओ, देखते हैं यहाँ पे अभी ओपन होगा कि नहीं, इंटरनेट के वजह से पता नहीं। ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये लिंक आधार। बस ये लिंक आधार पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारे सामने एक नेक्स्ट विंडो आएगा। उधर आप लोगों को आपका पैन डालना है, आधार डालना है, वैलिडेट करना है, ख़त्म। इधर पैन डालो, इधर आधार डालो, और इधर ये वैलिडेट का जो ऑप्शन अभी डिसेबल दिख रहा है ना, वो एनेबल हो जाएगा, और वैलिडेट पे क्लिक करो, बस ख़त्म। एक OTP आएगा मोबाइल पे, वो डालो, हो गया लिंक। मतलब हम लोगों को उतना ही करना था, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? लिंक होके आया है। अब ये सेक्शन है ना 2017 में आया, और हम लोग जैसे लोगों को बोला भाई लिंक कर दो। अब अपने इंडिया में तो कैसा है, जब तक आप कुछ पेनल्टी ना लगाओ तब तक कुछ नहीं हो सकता। 2017 में बोला कि लिंक करो, लिंक करो, टाइम बढ़ाते गए, लास्ट में 2022 आ गया, बीच में कोविड भी आया था। 2022 तक उन्होंने बोला भाई लिंक कर दो यार तुम लोग। और अभी भी अगर तुमने लिंक, अब हम तुम्हें 500 रुपये का क्या लगाएंगे, फीस। 3 महीने के लिए उन्होंने बोला 500 रखेंगे, और अब 1000 कर दिया है। 1000 होने के बाद भी मैंने खुद ने ही कम से कम 10 पैन को लिंक किया है विद आधार। मेरे ही जो रिलेटिव्स सब है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, 10 तो मैंने खुद ने किए हुए हैं विथ फीस। मैं बोल रहा हूँ, मतलब उसके पहले तो हो ही जाना चाहिए था। 2017 से बोल रहे वो लोग, मैं बोल रहा हूँ ये फीस आने के बाद मैंने खुद ने 10 पेन ऐसे लिंक किए हुए हैं। 1000 फीस पे किया उनका और लिंक किया है। आ रहा है समझ में?
अब ये सेक्शन 4 लोगों को उन्होंने अप्लाई नहीं किया है, तो आपको इस पे एक थियोरी क्वेश्चन आ सकता है। जो लोग कहाँ पे रह रहे हैं, आसाम, जम्मू कश्मीर एंड मेघालय। सेकंड, नॉन रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है वो, और जिनकी एज 80 इयर्स या उससे ज़्यादा है वो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये 4 लोगों को अप्लाई नहीं होगा ये सेक्शन, मतलब उनको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम देख रहे हो तो यही 4 लोग तुम्हें यहाँ पे भी दिख रहे हैं, वेबसाइट पे भी बैठा दिमाग में। तो लिंक करना कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, 2 मिनट लगता है लिंक करने के लिए। पैन डाला, आधार डाला, वैलिडेट किया, आपको OTP आएगा, हो गया लिंक। इतना ही करना था। बट अब अगर कोई ये करने जाएगा ना तो उसको पहले 1000 रुपया भरना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको आगे आपको 1000 रुपये की डिटेल्स बताएगा। तो अब आपको 1000 का फीस लगता है। आया समझ में? तो ये क्या है ना, जो चोरी हो रही थी ना उसको रोकने के लिए उन्होंने ये प्रोविज़न बनाया है। समझा ना कैसे चोरी हो रही थी? लोगों ने 2-2, 3-3 पैन लेके रख दिए थे। अब आ रहा है 139B। अब इसमें आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा गुड न्यूज़ है 139B में। देखो, गवर्नमेंट ने सिस्टम क्या बनाया है, सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। मतलब क्या, लोगों को क्या बोला कि आप अपना खुद ही इनकम कैलकुलेट करो, टैक्स भरो और रिटर्न फाइल करो। अब लोगों को वो सब करना आता तो लोग किसके पास जाते हैं, CA के पास जाते हैं। अब लोग TRP के पास भी जा सकते हैं, मतलब CA से भी हेल्प ले सकते हैं, प्लस CA जो है वो रजिस्टर्ड है विथ ICAI, TRP जो है वो रजिस्टर्ड है विथ CBDT, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, CA जो है उसके पास मेंबरशिप नंबर होता है, इसके पास भी मेंबरशिप नंबर होता है, बट इंस्टीट्यूट नहीं देता इसको, CBDT देता है। अब क्वेश्चन है कि TRP कौन बन सकता है? तो ज़रा देखो TRP का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, कि अगर आपने अपनी BCom की एग्ज़ाम्स क्लियर कर ली, या फिर आपने सेकेंड लेवल एग्ज़ाम क्लियर कर ली ऑफ CA, CS और CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आप क्या बन सकते हो? TRP बन सकते हो। आ रहा है समझ में? सो टेंशन लेने का नहीं, अपने पास TRP का तो स्टेटस आ ही जाएगा, BCom तो हो ही जाएगा अपना। अब फ्रेंड्स, अब 2 क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन कौन TRP के पास जा सकता है, और क्वेश्चन नंबर 2, कौन कौन TRP नहीं बन सकता। तो पहले तो कौन जा सकता है, इंडिविजुअल जा सकता है, एंड बट ये इंडिविजुअल एंड HUF कौन होने चाहिए, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट नहीं होने चाहिए। प्लस ये लोग ऑडिट के अंदर कवर्ड, नॉट कवर्ड बाय ऑडिट। सो इंडिविजुअल एंड HUF जो है, जो रेसिडेंट है, वो लोग ही TRP के पास जा सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं रिटर्न फाइलिंग में। रिटर्न फाइलिंग में उनकी क्या ले सकते हैं, हेल्प। और TRP कौन कौन नहीं बन सकता, तो उसका यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिया है कि कौन कौन TRP नहीं बन सकता है। तो पहले तो कौन जा सकता है TRP के पास, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF, और कौन कौन TRP नहीं बन सकता है वो अपने को देखना है अभी। अच्छा, रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट HUF जा सकता है, बट जिसको ऑडिट एप्लीकेबल ना हो। अब TRP कैन बी एन इंडिविजुअल अदर देन 1, 2, 3, 4, ये 4 लोग TRP नहीं बन सकते। नंबर 1, एनी ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक with which assessee maintains current account or has other regular dealings. So has other regular dealings. So any officer of a scheduled bank with which assessee maintains current account or has other regular dealings,
any legal practitioner who is entitled to practice in any civil court in India, a CA, and last कोई भी employee of specified class or class of persons. कौन बोलो? कोई भी एम्प्लॉई ऑफ स्पेसिफाइड क्लास. अब स्पेसिफाइड क्लास में सब लोग आ जाते हैं. ऑल पर्सन्स आर कवर्ड अंडर स्पेसिफाइड क्लास एक्सक्लूडिंग. तो देखो स्पेसिफाइड क्लास में सारे पर्सन्स आ जाएंगे. कौन कौन नहीं आएगा? अदर देन कंपनी. मतलब कंपनी स्पेसिफाइड क्लास में नहीं है, मतलब उसके एम्प्लॉइज टीआरपी बन सकते हैं. एंड सेकेंड, पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड. ये हटा दो, आगे का चलेगा. ऑडिट अगर एप्लीकेबल हो गया, कोई भी ऑडिट एप्लीकेबल हो जाए, कहने से उनको क्या हो जाएगा? वो लोग के एम्प्लॉइज जो है वो टीआरपी बन सकते हैं. अरे बैठा दिमाग में? कौन कौन स्पेसिफाइड पर्सन में कवर्ड नहीं है? एक कंपनी कवर्ड नहीं है, और दूसरा जिसको ऑडिट एप्लीकेबल है, ऑडिट, वो लोग स्पेसिफाइड क्लास में कवर्ड नहीं है. तो वो लोग अगर कवर्ड नहीं है तो उनके एम्प्लॉई टीआरपी बन सकते हैं. अरे समझा? इधर से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 and 2. ऊपर से एक क्वेश्चन आ सकता है थियोरी 1. पेन में मैंने आपको बता दिया 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक, किसको ऑब्टेन करना कंपलसरी है, और 5-6 ट्रांजैक्शंस देंगे जहां पे आपसे पूछेंगे कहां कहां पेन कोट करना है. 140 सेक्शन होमवर्क में रहेगा. वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न. इसका मतलब क्या? कि रिटर्न पे साइन किसका होगा. सो यहाँ पे आपको एक जगह पे असेस ही दिया है और सामने क्या दिया है? किसका साइन होना चाहिए. साइन किसका होना चाहिए? सो आपको एक जगह पे असेसी, एक जगह पे असेसी का कौन रिटर्न फाइल करेगा. वापस से एग्जाम में एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. क्या? कौन असेसी है, उसके कौन कौन रिटर्न फाइल, मतलब साइन कौन करेगा. प्रैक्टिकली अगर बात करें ना अभी, तो इंडिविजुअल है ना, नहीं सीए नहीं करता साइन, सीए नहीं करता. हाँ, फाइल भरे सीए करता है, बट साइन नहीं करता. अभी इंडिविजुअल के केस में तो उन्होंने क्या कर दिया है? आधार ओटीपी डाल दिया है. आधार नंबर डालो, ओटीपी आएगा, वेरीफाई हो गया, खत्म. जो कंपनीज और सब है, फर्म और सब, उनके केस में वो लोग ने डिजिटल सिग्नेचर सुना है आपने? वो डिजिटल सिग्नेचर अटैच करनी पड़ती है. कंपनी के केस में जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है या डायरेक्टर्स है, फर्म के केस में जो पार्टनर्स है, उनकी डिजिटल सिग्नेचर. क्लियर? तो ये आपका लास्ट प्रोविजन था 140 करके, वेरिफिकेशन. इसके बाद एक आ रहा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, बट दैट आई विल कवर इन टुमारोज लेक्चर, क्योंकि वो कल के लेक्चर में ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगा. अब ये आपका रिटर्न फाइलिंग चैप्टर कंप्लीट हुआ. तुम अगर एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे बहुत इजी आते हैं यहाँ से. प्लीज़ अभी ये चैप्टर ऑप्शन में मत जाने देना, क्योंकि कुछ भी नहीं है ये चैप्टर के अंदर. क्लियर? सो मैं यहाँ पे लेक्चर एंड कर रहा हूँ. अभी कल अपन मिलेंगे.